हेलो। हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों और हेलो पेरेंट्स। विद्याभवन परिवार आप सभी का स्वागत करता है। आज हम सभी एकत्रित हुए हैं कि करियर आफ्टर टेंथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। विद्याभवन इसके 6 पैनलिस्ट, 6 एक्सपर्ट यहाँ पर है जो आपको बताएंगे कि टेंथ बाद क्या करें। टेंथ बाद काफी समस्या होती है पेरेंट्स के मन में, बच्चे के मन में। जब टेंथ में बच्चा एडमिशन लेता है तो पेरेंट्स सोचते हैं कि फरवरी तक तो चलने दीजिए, फरवरी के बाद सोचेंगे कि एग्जाम परफॉर्म कर ले, एग्जाम के बाद उसका क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम में डालना है। तो एग्जाम होने के बाद इस गंभीर विषय, संवेदनशील विषय पर हर घर में चर्चा होती है, हर घर में गंभीरता से चर्चा होती है कि हम अब बच्चे को साइंस में डालें, मेडिकल में डालें, इंजीनियरिंग में डालें, डिप्लोमा कोर्स में डालें या अदर एवेन्यूज में डालें। तो इन सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमारे साथ 6 पैनलिस्ट है, जिसमें की स्पीकर डॉक्टर दीपा गुप्ता सर है और हमारे साथ विद्याभवन परिवार के प्राचार्य, विद्याभवन पॉलिटेक्निक के प्राचार्य डॉक्टर अनिल मेहता सर भी है। वो आप लोगों को गाइड करेंगे कि टेंथ बाद किस तरह के कोर्सेज में जाना चाहिए और विद्याभवन क्या है, एक समूह क्या है, विद्याभवन का समूह किस तरह वर्क करता है, थोड़ा सा उसका आइडिया देंगे। उसके बाद हम सेमिनार में चलेंगे। आप अंत तक बनिए, सारे कंफ्यूजन आप लोगों के 110% आज दूर हो जाएंगे। अनिल मेहता सर आपको गाइड करेंगे अब। धन्यवाद अमित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आज की इस वेबिनार में मैं विद्याभवन परिवार की ओर से और आज जो एक्सपर्ट्स आपकी सलाह के लिए यहाँ आए हैं उन सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक प्रश्न उठता है कि इस कैरियर वेबिनार की जरूरत क्यों? जब हम 10वीं की परीक्षा देते हैं तो हम एक चौराहे पर खड़े होते हैं और उस वक्त हमें तय करना होता है कि जीवन में हम कौन सी दिशा को तय करें ताकि जीवन में एक सफल इंसान बन सकें। तो मुझे लगता है कि इस उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है और उचित सलाह तभी मिल सकती है जब आपके पास 10वीं के पास बाद आप क्या कर सकते हैं इसके बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में जानकारी मिले। लेकिन विद्याभवन इस वेबिनार का आयोजन क्यों कर रहा है? मैं यहाँ पर थोड़ा विद्याभवन को का परिचय आपसे कराते हुए ये बताना चाहूंगा कि विद्याभवन का एक मुख्य उद्देश्य है कि हर व्यक्ति में अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य, अपनी प्रतिभा के अनुसार जीवन में सर्वांगीण विकास कर सके। और हम ये मानते हैं कि हर व्यक्ति में, हर बच्चे में, हर स्टूडेंट में सारी योग्यताएं होती है। जरूरत होती है सिर्फ उचित सलाह की, उचित मार्गदर्शन की। और इसी उद्देश्य से आज की इस वेबिनार का हम आयोजन कर रहे हैं। विद्याभवन के बारे में मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा जानें। ये संस्थान बहुत पुराना है। 1931 में ये संस्थान बना। अगर आपने नाम सुना हो तो देश के प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, जो हमारी संविधान निर्मात्री सभा, जिसने संविधान बनाया इस भारत देश का, उसके सदस्य थे, जो पद्म भूषण थे, पद्म विभूषण थे और बहुत बड़े समाज सेवी थे। उन्होंने इस उद्देश्य से कि शिक्षा के माध्यम से हर व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो, समाज का विकास हो, समाज में परिवर्तन हो, विद्याभवन की स्थापना की। और विगत 90 वर्षों से विद्याभवन निरंतर ये काम कर रहा है। विद्याभवन की लगभग 12 संस्थाएं इस काम में पूरी मेहनत से, पूरे संकल्प के साथ जुटी हुई है। जैसा मैंने आपसे कहा कि आप में पूर्ण योग्यता है, आप में पूर्ण प्रतिभा है, आप में सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य को तराशने की जरूरत है। और ये तराशने की जरूरत कब पड़ती है? जब आप इस चौराहे पर 10वीं के बाद का जो एक माइलस्टोन है उस पर आकर खड़े होते हैं। और मुझे लगता है कि इस समय ये मार्गदर्शन देना, आपको ये सलाह देना विद्याभवन का, खासतौर से विद्याभवन पॉलिटेक्निक का उद्देश्य है। मैं थोड़ा सा विद्याभवन पॉलिटेक्निक के बारे में भी बताना चाहूंगा, जो इस वेबिनार का आयोजक है। ये इस देश का सर्वाधिक पुराना पॉलिटेक्निक है। 1956 में स्थापित हुआ। और आपको खुशी होगी ये जानकर कि तकनीकी कार्यों के लिए, तकनीकी मार्गदर्शन के लिए, तकनीकी शिक्षण के लिए, सलाह के लिए, काउंसलिंग के लिए, इस संस्थान के अच्छे कार्यों के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित नाइटर जो संस्था, उसने 2 बार उत्तर भारत के 9 राज्यों में, जिसमें दिल्ली और पंजाब, राजस्थान और भी राज्य शामिल हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उसमें इस देश का सर्वाधिक अच्छा, सर्वश्रेष्ठ तकनीकी संस्थान का खिताब इसको मिला। और ये संस्थान सिर्फ एक इसमें विश्वास नहीं करता विद्याभवन पॉलिटेक्निक की हम कुछ बच्चों के लिए थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ाएंगे। हमारे मानना है कि किसी भी स्टूडेंट्स को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ हुनर की शिक्षा पूरी मिले, हाथ से काम करने की शिक्षा पूरी मिले, उसको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पूरी मिले, तो जीवन में बहुत सफल होता है। और जीवन में सफलता का मतलब भी समझिए। हम ये कोशिश करते हैं कि आप जीवन में न सिर्फ एक सफल व्यवसायी बने, किसी कंपनी में अच्छे इंजीनियर बने या किसी अच्छे डॉक्टर बने,
जीवन में कोई अच्छे राजनीतिज्ञ बने, साहित्यकार बने, उद्योगपति बने, कुछ भी आप बने, लेकिन साथ-साथ एक अच्छे संवेदनशील, जागरूक समाज के लिए सोचने वाले, सर्वगुण संपन्न, समग्र व्यक्तित्व के धनी भी बने। तो जिसको हम कहते हैं ना कि अच्छे नागरिक बने। तो विद्या भवन और विद्या भवन पॉलिटेक्निक इतने वर्षों से यही प्रयास कर रहा है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाले भविष्य के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस विश्व के नागरिक हैं, उनको हुनर की शिक्षा देके, ज्ञान की शिक्षा देके, उनके व्यक्तित्व को तराश कर उन्हें एक ऐसा नागरिक बनाए, ऐसा इंसान बनाए, वो न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन करे, अपने समाज का नाम रोशन करे, बल्कि इस देश का भी नाम रोशन करें, वो इस समाज में, इस देश को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभा सके। मुझे लगता है कि आज की सेमिनार, आज की वेबिनार इस उद्देश्य को पूरा करेगी। मुझे खुशी है कि मेरे साथ एक विशेषज्ञ टीम है जो आपको आज मार्गदर्शन देगी। मैं आपका परिचय कराता हूँ डॉक्टर दीपक गुप्ता जी से, जो आज के इस वेबिनार के मुख्य वक्ता हैं। दीपक गुप्ता जी इस देश के जाने-माने करियर काउंसलर हैं, सलाहकार हैं और इनकी सलाह से, इनके मार्गदर्शन से सैकड़ों, हजारों बच्चों ने अपने जीवन में प्रगति का मुकाम हासिल किया है। तो आज इनकी सलाह आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए आग्रह करूंगा कि आप अंत तक इस वेबिनार को देखिएगा। मेरे साथी प्रकाश सुंदरम बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं, तकनीकी रूप से बहुत सक्षम हैं, बहुत ज्ञानवान हैं, वो भी आपका मार्गदर्शन करेंगे। अमित कुशवाहा जी जो इस वेबिनार का संयोजन कर रहे हैं, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। सुषमा जी हैं, बहुत अच्छी इंजीनियर हैं, वो आपको सलाह देगी। मोहम्मद सिकंदर जी आपको सलाह देंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वेबिनार को आप अंत तक देखिए और आज जिस चौराहे पर आप खड़े हैं या आने वाले हैं 10वीं के बाद, आज की सलाह आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़े माइलस्टोन का कार्य करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जब आप उस वेबिनार को सुनेंगे तो आपके दिमाग में स्पष्टता आएगी। आप न सिर्फ आपके दिमाग में बल्कि आपके अभिभावकों के दिमाग में कि आज की सलाह, आज का मार्गदर्शन ने आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। फिर से आग्रह आपको कि आप इस वेबिनार में जुड़े रहिए और न सिर्फ आज की वेबिनार के माध्यम से, अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी आपको कुछ मार्गदर्शन चाहिए तो आप इस विशेषज्ञ पैनल से और विद्या भवन में, खासतौर से विद्या भवन पॉलिटेक्निक में आकर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपका पूरा मार्गदर्शन करेंगे और जो आप में प्रतिभा है, जो आप में योग्यता है, जो आप में सामर्थ्य है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसको देखते हुए आपके लिए आकलन करेंगे कि आप जीवन में कौन सी राह पर बढ़ सकते हैं। आपका फिर से स्वागत। धन्यवाद अनिल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सभी विद्यार्थियों को एक अच्छा मार्गदर्शन और एक अच्छी भूमिका बांधी। अब मैं दीपक सर को आमंत्रित करूंगा, डॉक्टर दीपक गुप्ता को, जिनके मार्गदर्शन में पिछले 26 वर्षों में लगभग 10 लाख विद्यार्थियों ने अपने जीवन में ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं। वो हमारे की स्पीकर भी हैं और आज बहुत कुछ सुंदर और शानदार भविष्य के लिए मार्गदर्शन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो डॉक्टर दीपक गुप्ता सर, ओवर टू यू। Good morning to all students and parents joining this seminar. आप अपने प्रश्न चैट विंडो पे टाइप करते रहें और मैं इंजीनियर अमित से गुजारिश करूंगा कि उन्हें नोट करते रहें और उन प्रश्नों को पैनलिस्ट को देते रहें। आज केवल हमको असंभव से अशब्द हटाकर संभव करना है। जो भी भ्रांतियां हैं कि आईआईटी में हो नहीं सकता, मैं डॉक्टर बन नहीं सकता, मैं एक अच्छा सफल इंसान बन नहीं सकता, इन भ्रांतियों को हमें हटाना है। इम्पॉसिबल में से आई एम हटाना है और पॉसिबल बनाना है। यही हमारा उद्देश्य है। बाकी आपकी पिन पॉइंटेड इश्यूज के लिए सभी पैनलिस्ट के हम फोन नंबर आपको देंगे। आप किसी भी समय बातचीत कर सकते हैं, संस्था में मिल सकते हैं। मुद्दा केवल है कि आज सब कुछ संभव है। 10th के बाद विषय चयन क्या करें, उस पर भी बात करेंगे और कैसे आगे बढ़ें, लक्ष्य क्या रखें। लक्ष्य से भी ज्यादा मैं समझता हूं कि हमारा रास्ता इंजॉयबल होना चाहिए। ऐसा लक्ष्य चुने जिसके रास्ते में हम इंजॉय करें। मैं समझता हूं कि जो रास्ते सिखाते हैं बच्चों, जो रास्तों में आनंद आता है, वो मंजिलों में कभी नहीं आता। इसका मतलब आप गणित लें, बायोलॉजी लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें,
आप लक्ष्य प्राप्ति से पहले संपूर्ण 4 साल 5 साल का जो रास्ता है उसको एंजॉय करना सीखें। कभी ना कहें जोधपुर जाना है, मैं समझता हूं राणकपुर होकर जाना है, बारिश का आनंद लेना है, बीच में मंदिर देखना है, इस उद्देश्य से जोधपुर जाएं। जोधपुर जाने का लक्ष्य तो अपना पूरा हो जाएगा, और अगर जोधपुर नहीं तो कहीं बेहतर ही पहुंचेंगे। मेरा एक बात मानने, रास्ता आपका एंजॉय होना है। मैं थोड़ी सी कुछ वीडियो शेयर करूंगा, फिर आप अपने प्रश्न लगातार पूछते रहें। मन में जैसे ही ख्याल आए चैट विंडो पे आप प्रश्न लिख लें और करते रहें। मैं एक आपसे शेयर करना पसंद करूंगा। अमित सर प्लीज मेरे को शेयरेबल दीजिएगा। अमित सर दिख रही है मेरी पीपीटी? क्लियर है सर, आ रही है। राइट, प्लीज सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे।
नमस्कार दोस्तों, भविष्य निर्माण सेमिनार कैरियर आफ्टर 10th में सभी का स्वागत है। क्या वास्तव में संभव है इंजीनियर आईआईटी में बनना? देश के सबसे सम्मानजनक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डॉक्टर बनकर निकलना क्या संभव है? कैसे पढ़ें, क्या करें, ये सब तो हो जाएगा। मेरे दिमाग से ये असंभव का अ हटा दूं और संभव लगा लूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है मैं जा पाऊंगा। हम ये भी सीखेंगे क्या है ये डिप्लोमा कोर्सेज जिसके बारे में हम सुनते आए हैं। क्या डिप्लोमा से भी मैं एक सफल इंजीनियर बन सकता हूं? इन सब प्रश्नों पे हम आज बातचीत करेंगे। तो असंभव की जो मैंने बात की थी, ये है नरसिम्हा, एक नरेगा मजदूर जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। नरसिम्हा, क्या आपकी जिंदगी इससे ज्यादा कठिन है? आप देखिएगा, हम कई बार छोटी छोटी चीजें, मेरे पास किताब नहीं, मेरे स्कूल में टीचर नहीं, मेरे घर दूर है, मेरा 2 बस बदल के जाना पड़ता है, क्या ऐसी चीजें जीवन के अंदर क्या मेरा सफल होना रोक सकती है? मुझे लगता है इस वीडियो देखने के बाद आप उस असंभव में से अ को हटा पाएंगे। देखिए, hard effort and single-minded devotion, and you can make possible what seems impossible. That's what an 18-year-old has shown in the Khammam district of Andhra Pradesh, with not enough to eat and no money even to burn the midnight oil in the village with hardly 9 hours of daily power. This boy managed to clear the IIT entrance exam, but he has only won half the battle yet, as Radhika reports. At Karikapadu village in Khammam district, this IIT entrance rank holder is getting ready to work as labor under the National Rural Employment Guarantee Scheme. With the 80 rupees daily wages, Narasimha wants to repay dues, borrowing books from the reference library. Even at work, his thoughts revolve around science. When I am working also, I will think of some questions in physics, how these mobiles work, means how these phone waves will go to another mobile. Narasimha's mother Lakshmi can't tell what exam her son has passed, but the labourer parents say their son has made them proud. అబ్బాయి జాబ్ వస్తే పోయి వదలకపోతుందని గ్యాస్ కొనిస్తాడంట. దాని మీద అట్టం నేర్చుకొని వండుకుంటాం. మరి పక్క అసలు కళ్ళు పట్టలేదు అమ్మగారు, ఇప్పుడు చెప్తే నమ్మటంలే. Narasimha's first step was to get coaching in an IIT institute in nearby Vijayawada with the financial support by some elders in this village. But now Narasimha needs to appear on the 18th of June at IIT Madras for counselling, for which he does not even have travel expenses. After settling in my life, definitely I will pay them back. Not only money, I am so thankful to them. I won't forget them in my life. In Khammam, Radhika Iyer, NDTV. Time for some international news. तो मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप ये ठान लें, 10वीं के पश्चात ठान लें कि मुझे एक देश का बेहतर इंसान बनना है, बेहतरीन इंजीनियर बनना है, बेहतरीन डॉक्टर बनना है, बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो सारी मुश्किलें हट जाएंगी। किसी ने खूब कहा है, क्यों ढूंढते हो तकदीर को हाथों की लकीरों में? तकदीर तो उनके भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इस वीडियो को देखिएगा, मैं समझता हूं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस व्यक्ति को देखकर। देखिएगा। Thank you very much. Nice to see you. My name is Nick Vujicic, and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have a little chicken drumstick. And so it's like, you like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going. Like, here we go. 1, 2, 3, 4. There you go. You like that? Is that cool? Beautiful.
But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? No? Hello! So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up, like this. क्या मैं अपनी बात को सिद्ध कर पा रहा हूं? क्या कहा इस इंसान ने? ये सबसे ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनकी अभी हमने बात सुनी। इनके दोनों हाथ और दोनों पांव नहीं है। इन्होंने क्या कहा कि अगर मैं 1000 बार गिरता हूं और एक बार भी हार मान लेता हूं तो मैं कभी जिंदगी में अगर नाक के बल गिर जाऊं तो उठ नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं अगर 1000 बार गिरूंगा तो मुझे 1000 बार उठने की कोशिश करनी पड़ेगी। थॉमस एडिसन 70 साल की उम्र में उनकी पूरी बिल्डिंग जल रही थी, उनकी पूरी फैक्ट्री जल रही थी और थॉमस एडिसन मुस्कुरा रहे थे। लोगों ने पूछा, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके पूरे जीवन की जमा पूंजी खर्च हो गई। थॉमस एडिसन ने कहा कि इसके साथ मेरी सारी गलतियां भी जल गई, मैं फिर खड़ा हूंगा। और वो फिर खड़े हुए और उन्होंने इस उम्र में इलेक्ट्रिक बल्ब का इजाद किया। सुपर 30 आनंद कुमार, अभी मूवी भी आई सुपर 30, इनके बारे में। ये सारे बच्चे उन गरीब परिवारों के आते हैं और सबका आईआईटी में सिलेक्शन होता है। आज मैं आईआईटी में विषय क्या पढ़ो, फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, बात नहीं करने जा रहा हूं बच्चों। क्या मैं ये मानसिकता बना सकता हूं कि मैं एक आईआईटी, मैं एक अच्छा इंजीनियर बन सकता हूं? रास्ता हम बताएंगे, वो आईआईटी के थ्रू हो सकता है, डिप्लोमा के थ्रू हो सकता है। देश का एक बेहतरीन इंजीनियर बनने के लिए असंभव का वर्ड संभव में बदलना है। ये आनंद कुमार, क्या आपकी कंडीशन इससे बेहतर है? मैं मानता हूं यहां अटेंड करने वाले हर सेमिनार में बैठे वाले हर बच्चे और अभिभावक की स्थिति इससे बेहतर है, और तो हम भी बन सकते हैं। ये परिस्थिति देखिए आनंद कुमार की। नाउ मैं कुछ बात करूं उससे पहले मैं डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करना पसंद करूंगा। मैं बात करूं, मान लीजिए आप सभी बच्चों ने आज 10th क्लास की परीक्षा दी। अमित सर, आप देख पा रहे हैं मेरा हैंड रिटन?
2020 में आप सबने 10वीं की परीक्षा दी ना। एक रास्ता हो सकता है, अमित सर जरा मुझे गाइड करेंगे क्या मेरा ब्लैक हाँ सर, दिखाई दे रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप सबने 10वीं की परीक्षा दी 2020 में। मैं 11th और 12th में सर स्क्रीन लॉस हो गई है। कोई हाँ सर। मैं 11th और 12th में एडमिशन लेता हूं और मैथ सब्जेक्ट लेता हूं। मैं 2021, 2022, उसके बाद मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता हूं और बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकेंड ईयर, बीटेक थर्ड ईयर, बीटेक फोर्थ ईयर, मतलब 2023, 24, 25 और 26 में जाकर मैं एक इंजीनियर बनता हूं। और इसके बीच में मुझे यहां पर एक कंपटीशन एग्जाम देना है जिसका नाम है जेईई। 2 वर्ष, और मुझे उसकी 2 वर्ष की तैयारी करनी है। मैं फिर कहूंगा, जेईई से आप देश के बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, एनआईटी से लेकर उदयपुर, जयपुर, जोधपुर के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जा सकते हैं। नाउ एक और रूट है इंजीनियर बनने का, वो है कि आप 10वीं के पश्चात आप डायरेक्ट डिप्लोमा में एडमिशन लें। डिप्लोमा में 3 साल पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। आप 2021, 2022, 2023, उसके बाद बीटेक में आप एडमिशन लें। आप बीटेक के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो 2024, 2025 और 2026 आप देखिए, आप बराबर समय में बीटेक करके निकलेंगे। अब बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे। मेरे दिमाग में पहला प्रश्न आता है कि मैं जब दोनों में बराबर समय लग रहा है तो मैं क्या स्कूल का 11th और 12th वाला रूट लूं या मैं डिप्लोमा वाला रूट लूं। दोनों ही के बारे में हम बातचीत करेंगे। डिप्लोमा में एक फायदे के बारे में मैं बातचीत करूंगा कि मेरे पास डिप्लोमा सेकेंड 3 साल पश्चात मेरे पास एक स्वर्णिम मौका होता है नौकरी ज्वाइन करने का। एक 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी ज्वाइन करने का मेरा पास अवसर होता है 3 साल पश्चात। मेरे घर की परिस्थिति ऐसी है कि मुझे तुरंत नौकरी चाहिए, तो दुनिया में डिप्लोमा से बेहतर और फास्ट कोई तरीका नहीं हो सकता। तो मैं हूं, और अगर मुझे जल्दी नौकरी चाहिए और मैं 15,000, 20,000 रुपए कमा पाता हूं 2023 में, तो मैं शायद उसके अपने खर्चों से, कमाने वाले खर्चों से 2024, 25, 26 में मैं इंजीनियरिंग कर सकता हूं। मैं वहां पर 1 साल रुक भी सकता हूं, क्योंकि आपके पास में एक प्रोफेशनल डिग्री आ जाती है केवल 3 साल पश्चात। अब मैं अगर इस रूट से जाता हूं तो 3 साल पश्चात हम कहां होंगे? हम बीटेक फर्स्ट ईयर कर चुके होंगे 2023 में। बीटेक फर्स्ट डिवीजन में मुझको कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी। कोई भी, अगर मैं इस 6 साल के रास्ते में कहीं बीच में रुक गया स्कूल वाले में, तो मैं कहीं भी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता। तो डिप्लोमा का सर्टेन फायदा मैंने बताया। कदाचित इसका अर्थ नहीं है कि डिप्लोमा में सब फायदे हैं, पर अगर मैं विश्वास करता हूं कि मैं एक आईआईटी का सच्चा कैंडिडेट हूं, आईआईटी के लिए 2 साल जमकर लक
कर मेहनत करूंगा और मैं IIT NIT में एडमिशन ले सकता हूं, तो मैं कदाचित सबको सलाह दूंगा कि आप 11th-12th का रूट लीजिए। पर याद रखिए 11th-12th के रूट के बीच में सबसे बड़ी जंग आएगी JEE की, जिसे आपको 2 साल में तैयारी करनी है। अगर इस जंग की तैयारी आप ढंग से नहीं करते हैं तो आप एक बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। तो दोनों रूट पे मैं जो बात कर रहा था वो स्पष्ट है। डिप्लोमा उन बच्चों के लिए बेहतर है जो जल्दी नौकरी चाहते हैं, डिप्लोमा उन बच्चों के लिए बेहतर है तो थोड़ा मानते हैं कि हमारी JEE में IIT NIT जितनी तैयारी शायद मेरी नहीं हो सके, मेरी हल्के सब्जेक्ट्स कमजोर हैं, ऐसे बच्चे डिप्लोमा के रूट से बीटेक जा सकते हैं। और जो बच्चे विश्वास रखते हैं कि वो IIT NIT तक लड़ सकते हैं, वो बच्चे 11th-12th के रूट से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। हम और बातें जारी रखेगी, मैं इस अगले स्लाइड पे आने की कोशिश कर रहा हूं। किस तरह से पढ़ाई करें? बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम पढ़ाई कर सकते हैं। उनमें से एक पे हम बात कर रहे हैं, वो है वैल्यू एडेड नोट्स। वैल्यू, कीमत बढ़ानी है, हमें नोट्स की कीमत बढ़ानी है। काफी सारी दुनिया में किताबें आती हैं, नोट्स आते हैं, बट याद रखिएगा किसी और के नोट्स मेरे लिए किताब ही होते हैं। आप कई बार बच्चे मैंने देखा है पूछते हैं नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। नोट्स कुछ नहीं होता बच्चों, जो मैं अपने हाथ से मेरे लिए लिखता हूं वो मेरे लिए नोट्स हैं, और आपके हाथ से जो मेरे पास आए वो एक किताब के अलावा कुछ भी नहीं है। अमित सर, स्क्रीन दिख रही है प्लीज? एक नोट्स की स्क्रीन दिख पा रही है? यस सर, क्लियर है। थैंक यू। नाउ मेरे को मेरी कक्षा में पढ़ाया जा रहा है सामान्य एक 12th क्लास का विषय, सामान्य इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ ये जो नोट्स आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये मेरे कक्षा में मैंने स्कूल के अंदर नीट एंड क्लीन लिखे हैं। ये मेरा टीचर पढ़ा रहे हैं, जो मेरे टीचर पढ़ा रहे हैं, जो मेरे स्कूल में मेरे कॉलेज में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसमें मैंने ये चीज उतार ली। नाउ जब मैं घर गया और वह विषय को पढ़ना स्टार्ट किया, मैं वैल्यू जोड़ रहा हूं। जब मैंने पढ़ा, देखिए ये टीचर वाले नोट्स हैं, अब मेरे को लगा कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने बॉक्स बनाया, मैंने लिखा कि एनसीईआरटी की फला पेज पे 25वें पेज पर ये टॉपिक विस्तृत रूप से दे रखा है। मैंने वहां लिखा, मैंने लिखा यहां पर इंपॉर्टेंट, और इन टीचर्स द्वारा पढ़ाया गया मटेरियल का विस्तृत रूप। मैंने ज्यादा थ्योरी, ज्यादा इंटरेस्टिंग फिगर्स किसी अच्छी किताब से मेरे को मिले, मैंने इसकी वैल्यू ऐड कर दी। जब मैं फर्स्ट टाइम घर पे तैयारी कर रहा हूं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम के विषय, मैंने इसमें कीमती बना दिया। मैं और आगे गया, मैंने इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ है, IIT में आया हुआ है, मैंने इसके नीचे इसी विषय का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम के विषय का, यहां पर मैंने टॉपिक लिख दिया, सवाल कर दिया। अब आप देखिए ये जो पन्ना बढ़ गया उसकी वैल्यू, कीमत बढ़ गई। आज ये संपूर्ण नोट्स हमारे लिए तैयार हो गए हैं कि मैं इससे कोई भी परीक्षा को परीक्षा के समय खोलूं। और ये ऐसी लाखों हजारों टेक्निक्स हैं जिसमें से कई चीज विद्या भवन पॉलिटेक्निक में यहाँ के जो गुरुजन हैं, टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो सब इस तरह की वैल्यू एडिड टेक्निक्स बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा हम नहीं कहेंगे देश में हम ही पढ़ाते हैं, देश के अंदर बहुत लोग काम कर रहे हैं बच्चों। जरूरत है किसी एक पे विश्वास करने की कि मैं विश्वास करता हूं, मैं ट्रस्ट करता हूं, मैं फेथ करता हूं। क्या आपको मेरी आंखों में फेथ नजर आता है? तो आप ये तरीका अपनाइए, तो तरीके का नाम है वैल्यू एडेड नोट्स। जैसे एक एग्जांपल 11th क्लास का सबने सुना होगा, 10वीं के बच्चे हैं आप लोग, वर्क पावर एनर्जी एक टॉपिक, सब सिंपल थ्योरी लिख रखी है, सिंपल थ्योरी जो स्कूल में टीचर ने पढ़ाया। मैंने उसमें जाकर ये लिखा कि IIT के अंदर 2 मार्क्स का आया, 4 मार्क्स का आया 2009 में, और मैंने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जोड़ी। मैंने कहां से पढ़ूं, कुछ फॉर्मूले जोड़े,
अपने नोट्स लिखे और आगे मैंने और एनसीईआरटी में से देखो कंसेप्ट और जोड़े, ये होती है वैल्यू एडेड नोट्स। नाउ थॉमस एडिसन की बात मैंने कर ली थी। जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन। कई बार बहुत खूब कहा, वो सारी रात जागा, उसने सारी रात काम किया, उसने मौज मस्ती छोड़ी, ज्ञान के ग्रंथ पढ़े और जब सफल हुआ लोगों ने उसे भाग्यशाली कहा। आप जानते हैं जब मेरिट में कोई आता है तो हम आपस में दोस्त लोग कैसे बातें करते हैं, क्या लकी है आप, लकी है। कौन होता है लकी? उसको पूछो, वो सारी रात जागा, सारी मौज मस्ती छोड़ी, डीए में पढ़ा और सफल हुआ, लोगों ने उसे केवल लकी कह दिया। बच्चों, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन, 99% पसीना, प्रेस्पिरेशन। एक लड़की का छोटा सा वीडियो देखो, उसने जीवन के अंदर हर मिनट वो इतना 18 घंटे काम किया, केवल 1 मिनट की परीक्षा के लिए। 1 मिनट की परीक्षा के लिए जीवन के 14 साल इस बच्ची ने लगाए। 16 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, 4 आवर्स ऑफ थ्योरी, 4 आवर्स ऑफ स्लीप, 20 आवर्स हार्ड वर्क एवरी। Out of 10. Nadia, perfect 10 in Olympics at the age of 14. So, 1 मिनट की, 2 मिनट की परीक्षा के लिए 14 साल की मेहनत, 2 मिनट की परीक्षा। तो बच्चों, हमें ये सब करना है। Now, इस पे हम बातचीत करेंगे। कई बार हमारी भ्रांतियां होती हैं। सचिन के लिए कहा गया या किसी के लिए कम उम्र में कोई नहीं कर सकता, सचिन ने उसे झुठला दिया। किसी ने कहा कि 70 साल की उम्र में कोई कुछ नहीं कर सकता, अमिताभ बच्चन ने झुठला दिया। गरीब का बेटा अमीर नहीं बन सकता, धीरूभाई अंबानी ने झुठला दिया। याद रखना, फेल होने के बाद उठना। जब आप सवाल करेंगे, प्रश्न करेंगे, नहीं होंगे आईआईटी के प्रश्न नहीं होंगे। जिसने किताब बंद कर दी उससे कभी नहीं होंगे। याद रखना, घिरकर उठना, और हर घिर के उठने से सीखना ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आप देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, ताली बजाइएगा। सभी पैनलिस्ट से मेरा अनुरोध है, बच्चों को मोटिवेट करें। Lanciremo, dorime, ameno, comandare il terravi, ameno, ameno, ameno. 16 साल की उम्र में Lanciremo, dorime, ameno, comandare il terravi, ameno. Timere, Naziremo, ameno, comandare il terravi, ameno. Timere, Naziremo, ameno. Umanare in terra vimunare, ameno, umanare in terra vimunare. इन्होंने नए रास्ते बनाए, इनपे भी मुसीबतें आई, ये भी समस्या में फिर गए। गांधी जी जेल गए, सचिन का फॉर्म चला गया, अमिताभ बच्चन मरने के मुकाम पे आ गए, बर्बाद हो गए, ये हार गए। वो लड़े, वापस लड़े, गांधी जी लाठी डाला।
सचिन ने फिर पूछा, अमिताभ बच्चन फिर सुपरस्टार बने केबीसी से। कभी कभी स्थितियां टफ होती हैं। कैडबरी बर्बाद हो गया जब कीड़े निकले। Tough get going. तो क्या कहा कि अगर आप मानते हैं कि आप उड़ सकते हैं तो वास्तव में आप उड़ सकते हैं। तो मैं अमित सर को वापस दूंगा कि वो और पैनलिस्ट से पूछें सवाल जो आए हैं और पैनलिस्ट बताएं। समय बचता है तो मैं कुछ और बात करना बाद में पसंद करूंगा। ओवर टू यू अमित जी। धन्यवाद सर, आपका सेमिनार बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग रहा। मैं आपके सेमिनार को समाप्त तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बताऊं तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मुझे लगी कि इंजॉय द प्रोसेस। पहली बात यह है कि आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो प्रोसेस को इंजॉय करें। दूसरी इंपॉर्टेंट रही कि फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर आप सक्सेस मिलती है किसी को तो उसने बहुत सारे फेलियर्स को झेला है, तब जाके उसको सक्सेस मिली है। ये तीसरा बात कहूं तो नोट्स की बात बहुत सारी आती है, हमारे सामने भी आती है। बच्चे कहते हैं क्या लिखे, टाइम खराब करना है। बट नोट्स जो होते हैं एग्जाम में संजीवनी बूटी की तरह बिहेव करते हैं, कम समय में आपको बहुत कुछ दे पाते हैं। चौथी बात करूं तो एज इज नॉट द पार्ट ऑफ सक्सेस, एज इज नॉट द बैरियर ऑफ सक्सेस। एज कहीं इश्यू नहीं है आपकी सक्सेस में। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका। अब मैं बुलाना चाहूंगा सुंदरम जी को। सुंदरम जी जो काफी उदयपुर के काफी इंजीनियरिंग कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज में हमारे इलेक्ट्रिकल के एचओडी है, इंजीनियरिंग कॉलेज में डिप्लोमा कॉलेज में हमारे इलेक्ट्रिकल के बच्चों के बीच में काफी इन बच्चों के बीच में काफी काफी प्रशंसनीय है, काफी बच्चों का चहेते हैं सुंदरम सर। तो सुंदरम सर को मैं काफी बोल दूं सुंदरम सर। सुंदरम सर माइक अनम्यूट कीजिए आपका। ओके सर, धन्यवाद। हेलो, अब आवाज आ रही सर? अमित सर आवाज आ रही है? ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय लाइफ चेंजिंग जर्नी ऑफ विद्या भवन। मैं विद्या भवन की ओर से सभी जो लोग जुड़ चुके हैं या जुड़ेंगे उन सब का स्वागत करना चाहता हूं विद्या भवन परिवार की तरफ से। देखो, विद्या भवन जुड़ने से पहले मेरे पास सरकार की मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की 2 जॉब ऑफर थी, पर मैं जब खुद स्कूल में पढ़ा करता था तब मुझे पढ़ाने का शौक भी था, तो मैं अपने साथियों को पढ़ाया करता था। तो जब मेरे पास पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद 1992 में सीटीआई कॉलेज उदयपुर से, तो मेरे पास गवर्नमेंट की ऑफर भी थी और मेरे पास इस विद्या भवन की ऑफर भी थी। तो मैंने पढ़ाने के शौक के कारण इस विद्या भवन को ज्वाइन किया और 1994 में मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया तब मैं सिर्फ पॉलिटेक्निक कॉलेज था। मैं इसलिए अपनी थोड़ी सी चर्चा स्टार्ट कर रहा हूं कि मैंने भी अपना सारा सक्सेस इस पॉलिटेक्निक के बाद ही पाया है। मैं 1992 में सीटीआई से पास होकर जब विद्या भवन में ज्वाइन किया तब मुझे लेबोरेटरी में जो वर्क करने का एक्सपीरियंस मिला मेरे पुराने साथियों से, तब मुझे लगा कि
पढ़ाने का जो मेरा पैशन है, जैसे मैंने कहा था, दीपक जी बार बार कह रहे हैं कि जो जिज्ञासा है और जिज्ञासा को पूरी करने की जो कड़ी मेहनत है, उसको आप हमेशा एंजॉय करते रहें। क्योंकि कई बार मैं जब जिम जाता हूं तो कहते हैं भाई, शरीर में जब तक आप दर्द पैदा नहीं करोगे तब तक आपकी बॉडी फिट नहीं होगी। तो दर्द सहना जरूरी है, चाहे बॉडी बनाने के लिए, चाहे कैरियर बनाने के लिए। अब कैरियर बनाना है तो उसमें दर्द तो सहन करना पड़ेगा, जो दीपक जी ने बहुत क्लियर सी बहुत चीजें बताई, सचिन जी का उदाहरण और ये सब लेके बताया। और फिर पूरे साल के साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। जैसे दीपक जी कह रहे थे कि पॉलिटेक्निक के या डिप्लोमा करने के बाद आप इंजीनियरिंग या बहुत कुछ कर सकते हैं, मैंने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसके बाद फिर मैं लेक्चरर, फिर मैं एचओडी और आज वर्तमान में मैं इलेक्ट्रिकल में एचओडी हूँ। तो मैंने मतलब मेरी पढ़ाई भी जारी रखी पॉलिटेक्निक के बाद। तो मैं प्रिय विद्यार्थियों एंड पेरेंट्स, मैं एक छोटा सा उदाहरण हो सकता हूँ आप सब लोगों के लिए कि पॉलिटेक्निक के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। दीपक जी ने बहुत उदाहरण दिए कि अगर आप में कुव्वत है, अगर आप में दम है आईआईटी करने का, तो आप आईआईटी की जरूर तैयारी करें, मेडिकल की जरूर तैयारी करें। हम सिर्फ आपको आपकी जिज्ञासा जागृत करने और उस पर कड़ी मेहनत करने और जीवन के कठिन डगर पर दर्द सहने की जो कुव्वत पैदा करने के लिए हम ये वेबिनार कर रहे हैं। तो मेरी जो जर्नी है, आज मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हेड हूं और पिछले 26 सालों से मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ा रहा हूं। अब आप समझना, इसके साथ साथ जब मेरे को बच्चे कहते हैं कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो, तो मेरी जो ये जो गूंज है, जो अमित सर कह रहे हैं, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पहुंची, जब 2000 सन में गीतांजलि और ये बहुत कॉलेज हुए, तो मुझे वहां पर एक्सपर्ट लेक्चर की तरह बुलाया गया। तो मैं कई कॉलेजों में एज ए एक्सपर्ट लेक्चर जाता हूं और इलेक्ट्रिकल के और इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सभी साथियों की देखो, मेहनत तो आपको करनी है। अब मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे दीपक जी ने कहा कि आप अगर पॉलिटेक्निक का एक रास्ता चुनते हैं और उसके बाद आप कोई भी सफर पर जा सकते हैं। जैसे सबसे डिमांड आजकल गांव के परिवेश में और मिडिल क्लास में कि यार बच्चे को जल्दी जॉब मिल जाए, तो इसके लिए वर्तमान समय में जो सबसे इजीएस्ट और सबसे छोटा जो पाथ है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज का है, डिप्लोमा कॉलेज का है। क्योंकि 10वीं के बाद 3 साल में ही आप जॉब करने लायक हो जाते हैं। अब जब जॉब करने लायक हो जाते हैं तो कुछ बच्चे जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करते हैं, बट नॉलेज हमेशा लेते रहते हैं। इसके साथ साथ मैं ये कह रहा था, अब देखो पॉलिटेक्निक की इंपॉर्टेंस अब क्यों बढ़ने वाली है। इस कोरोना ने हमको बहुत विचलित कर दिया, हमारे जीवन को, चाहे देश का जीवन के लिए, चाहे मेरे परिवार का या आपके परिवार का है। और उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो भारत के प्रधानमंत्री जी वो बार बार कह रहे हैं भाई आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। आत्मनिर्भर, वो ये बार बार भी कह रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि हमें जो इंडियन सिस्टम है उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा। अब हम पॉलिटेक्निक में क्या कराते हैं आप समझिए, हम फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल वर्कशॉप में बच्चों को हाथ से हुनर सिखाते हैं, कारपेंटरी का काम सिखाते हैं, प्लम्बिंग यानी पाइप का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, और साथ साथ में हम इसके अलावा ओवन का काम, ओवन और इनसे एसी और रेफ्रिजरेशन का काम है हमारे यहाँ पर। इस तरह के हम फर्स्ट ईयर में बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में मैं अगर सब कॉलेज में जो जो ब्रांचेस हैं उसका एक आधा मिनट में इंट्रोडक्शन दूंगा। जैसे सिविल में हम बच्चों को जो किस तरह से दीवारें बनानी है, किस तरह से मसालों का उपयोग करना है, सीमेंट और इन सब में, ये हम लेबोरेटरी में बना के बताते हैं। हम इस वेबिनार के बाद हम चाहेंगे कि आप एक बार अपने पेरेंट्स के साथ सभी स्टूडेंट्स एक बार कॉलेज विजिट करें, तो आप देखेंगे कि लेबोरेटरी यानी सिविल की लेबोरेटरी में किस तरह से ये जो सीमेंट बिल्डिंग में काम आने वाले मटेरियल है उनका यूज करते हैं हम, वो कैसे सिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है आजकल, तो कि एक पीसीबी निकाल के दूसरी पीसीबी लगा देते हैं, तो इन सब में हम पीसीबी कैसे बनाते हैं, ये रेजिस्टेंस, ये सब आपने सुना है, कैपेसिटेंस, और ये सब कैसे लगाते हैं, ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सैटेलाइट के बारे में बताते हैं कि वहां किस तरह से, ये सब हमारे यहाँ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। अब मैं मेरे डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल की बात करूं
तो फर्स्ट ईयर में हम इलेक्ट्रिकल की बहुत बेसिक वायरिंग सिखाते हैं, क्योंकि बार बार ये कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रिकल के बाद या किसी के भी बाद जब मार्केट में जाते हैं तो हाथ का थोड़ा सा वो हुनर लेके जाते हैं और वो अपना काम शुरू करते हैं। मैंने अधिकतम देखा है हमारे कहीं पर भी जो पॉलिटेक्निक में ग्रामीण परिवेश के लगभग 40-50% बच्चे होते हैं, वो इस तरह के हुनर सीखने के बाद अपने अपने जब फील्ड में जाते हैं तो काफी बच्चे आज 10 साल बाद बहुत अच्छे सक्सेस पर हैं। और साथ साथ में जैसे हमारे यहाँ पर कंप्यूटर और आईटी ब्रांच है, तो इसमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स, लेटेस्ट लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर्स और इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में बढ़ाते हैं। या हमने बाकी सब के तुलना में हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स बना रखे हैं। मॉडल्स मीन्स जो हमको सब्जेक्ट में पढ़ना है वो सब मॉडल हम बना के रखते हैं, स्टूडेंट्स को बताते भी हैं और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बनाते हैं। अब देखिए भारत सरकार और ये सब भी कोशिश कर रही है कि सब्जेक्टिव के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाया जाए, तभी हमारे देश के युवाओं में हुनर आएगा हाथ से काम करने का, और उस हुनर से हमारा देश आत्मनिर्भर जो हम बार बार चाह रहे हैं कि हम सब हमारे यहीं पर डेवलप करें। तो ये प्रिय विद्यार्थियों और पेरेंट्स, मुझे ऐसा लगता है मेरे 25-26 साल के अनुभव से ये एक बहुत अच्छा मौका दिया है कोरोना ने कि हम वापस पुनः सोचें आत्मनिर्भर बनने की। हम किताबी ज्ञान के साथ साथ हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहे, इसलिए राजस्थान और भारत सरकार अभी डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक का प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सिलेबस भी डिजाइन कर रही है। और पॉलिटेक्निक करने के बाद सारी इंडस्ट्रीज में अगर हाथ का हुनर अच्छा है तो आपकी डिमांड भी अच्छी होती है और नेचुरली आपकी जो सैलरी है, इनकम है, वो भी आपकी अच्छी होती है। और आप किसी भी कहीं से भी, आप जैसे बाहर के हैं, उदयपुर से बाहर के हैं, तो कहीं से भी आप पॉलिटेक्निक करें तो एक बहुत इजी रास्ता है जल्दी से जल्दी आपके जॉब लेने का, आत्मनिर्भर बनने का। और साथ साथ में मैं पेरेंट्स से ये बहुत रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ जो अभी 8th में है, 9th और 10th में लगातार उनके साथ बैठें और उनके साथ कैरियर ओरिएंटेड चर्चा करते रहें, लेकिन साथ में एक रजिस्टर और पेन आप जरूर रख ले, चाहे बाद में लिखें चाहे उस समय। बच्चे की जिज्ञासु पूछते रहें 9th के बाद, उसके एक्टिविटी को ध्यान रखें, भाई वो किस में एक्टिविटी में वो हुनर, हाथ का हुनर कर रहा है, तो वो हुनर आप नोट करते रहें। 2 साल आप पूरा एनालिसिस करें अपने बच्चे को। ऐसा ना करें कि 10th या 12th के बाद डायरेक्ट बेटा आप ऐसा कर लो, नहीं, आप 2 साल बच्चे को समय दें, उसका हुनर पहचानने की कोशिश करें। और 10वीं के बाद अगर वो पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट रखता है तो उसको 11th 12th करके रात दिन सिटिंग कर सकता है। कुछ बच्चे हुनर में जल्दी किसी एक्टिविटी में या किसी प्रोजेक्ट वर्क में भी जल्दी अपना हुनर करते हैं, वो भी आप नोट करें। उसके बाद धीरे धीरे आप अगर उसकी लाइफ ऑफ एक्शन ऑफ लाइफ को सेट करोगे तो आपको आपके बच्चे की जिज्ञासा और आपका जो ड्रीम है वो दोनों आपको रिलेट कर पाओगे। तो मैं अभी अमित सर से इतना ही, कि अगर और कोई टॉपिक पे अगर मुझे कहना हो तो मुझे बीच में बताएं। थैंक यू अमित सर। सुंदरम सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आपने बहुत ही अच्छे मुद्दों पे बात की। सबसे अच्छी बात तो आपकी ये रही कि एनालिसिस, 2 साल बच्चे का एनालिसिस करें, उसके बाद डिसाइड करें कि हमारे बच्चे इसको क्या कराना है, किस फील्ड में ले जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं यहाँ की पूर्व विद्यार्थी सुषमा त्रिवेदी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना अनुभव बताए, कॉलेज का डिसिप्लिन कैसा रहता है, वहां पे पढ़ाई किस तरह होती है, क्या, तो वो पूरा अपना अनुभव और पूरा सार और निचोड़ बताएंगे। उन्होंने यहाँ पे स्टडी भी की और यहीं पर अभी पिछले 12 वर्षों से जॉब में है एज ए लेक्चरर। तो सुषमा जी, आपको मैं हैंड ओवर करता हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल पैनलिस्ट और जो भी पार्टिसिपेंट्स, जो पेरेंट्स, जो स्टूडेंट्स जो इस कैरियर आफ्टर 10th वेबिनार से जुड़े हैं, मैं उन सबका इस कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम में उनका स्वागत करती हूँ। जैसा कि अमित सर ने बताया, मैं 2005 में इसी संस्थान से, जो कि सारे स्पीकर्स बोल चुके हैं, विद्याभवन पॉलिटेक्निक, मैं विद्याभवन पॉलिटेक्निक के बारे में ही बताना चाहती हूँ। सर ने जैसा बताया कि 10th के बाद आपको क्या कैरियर चूज करना है, आपको IIT करनी है, आपको डिप्लोमा करना है, आपको मेडिकल में जाना है। तो मैं डिप्लोमा के लिए जो आप संस्थान चूज करें तो वो किस प्रकार का होना चाहिए,
मैंने विद्या भवन पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है वर्ष 2005 में। उसके बाद मैंने 2008 में इंजीनियरिंग करी। उसके बाद विगत 12 वर्षों से मैं इसी संस्थान में कार्यरत हूँ। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शंस काफी अच्छा है। टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल जमीनी लेवल पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अभिभावकों से भी टीचर्स का इंटरेक्शन रहता है। जैसा कि अपन जानते हैं कि कॉलेज में मतलब बच्चों के आने के बाद पेरेंट्स का इतना रोल नहीं रहता है। स्कूल में जब तक बच्चे रहते हैं तब तक तो अपन स्कूल लेवल पे वहाँ के टीचर्स से मिलते हैं, बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में भी देखते हैं। बट कॉलेज में आने के बाद शायद पेरेंट्स को बिल्कुल भी यह ध्यान नहीं रहता है कि हमारा बच्चा कॉलेज में क्या कर रहा है, क्या वो पढ़ रहा है या किसी चीज में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो ऐसा हम कॉलेज लेवल पे किसी भी संस्थान में बच्चों और अभिभावकों, टीचर्स और बच्चों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं रहता है। बट विद्या भवन में ऐसा है कि यहाँ पर अभिभावकों के साथ भी बराबर इंटरेक्शन रहता है। अभिभावकों से बराबर बातचीत करी जाती है। उनकी परफॉर्मेंस, जो बच्चे टेस्ट वगैरह, जो बच्चे एग्जाम्स देते हैं, कुछ भी जो भी उनका अगर वो अनुशासन में नहीं है या फिर वो कुछ भी कैसा भी कार्य कर रहे हैं तो पूरा अभिभावकों को उसके बारे में जानकारी दी जाती है। पेरेंट्स मीटिंग करी जाती है जैसा कि स्कूल लेवल में होता है, बट कॉलेज में कहीं नहीं होता है। बट विद्या भवन में ऐसा है कि पीटीएम रखी जाती है। हम 2-3 वर्ष में 2-3 बार पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, तो बच्चों की प्रगति के बारे में बताते हैं, बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कमियां रही हैं। ये सारी इस संस्थान में मतलब अपने को इजीली अवेलेबल होता है। ये संस्था बहुत पुरानी है, लगभग 75 वर्ष पहले ये स्थापित हुई है। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छी जगह पर प्लेस्ड हैं, कहीं फॉरेन में है, कोई एमएनसीज में है, बहुत सारी जगह यहाँ के बच्चे प्लेस्ड हैं और सेवाएं दे रहे हैं। और मेनली जो यहाँ के जो टीचर्स हैं वो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। जैसे अभी दीपक सर हैं, वो पिछले 25 सालों से इसी संस्था में हमको पढ़ा रहे हैं। मैं इनसे पढ़ी हुई भी हूँ और आज इनके साथ काम भी कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये काफी मोटिवेट करते हैं हम सबको कि हम जीवन में कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा पाएं, किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचे। बच्चों को भी काफी मोटिवेट करते हैं। सुंदरम सर हैं, वो भी संस्थान में पिछले 25 वर्षों से जुड़े हुए हैं। यह भी स्टूडेंट्स को काफी मोटिवेट करते हैं, बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और यहाँ पर जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो लेबोरेटरीज हैं, वो वेल इक्विपाइड है। यहाँ बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जिसके द्वारा हम बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी हम सिखाते हैं, जिसमें बच्चे हाथों से प्रैक्टिकल करते हैं, उन चीजों को परफॉर्म करते हैं और थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ उसको कंपेयर करके उसको आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। सारे इक्विपमेंट्स, सारे कंप्यूटर डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल में भी काफी मशीनरी, सारे आइटम्स अपने को मिलते हैं यहाँ पर, जिसके थ्रू हम प्रैक्टिकल्स के थ्रू बच्चों का, जैसे कि अभी सारे स्पीकर्स में बताया कि हाथों के हुनर पे हम उनको तैयार करते हैं, तो ऐसा ही हम इस संस्थान में करते हैं कि हाथों के हुनर पे हम बच्चों को आगे भविष्य के लिए उनका निर्माण करते हैं। यहाँ माहौल जो है काफी पारिवारिक है। बच्चा बिल्कुल ऐसा नहीं कि किसी कॉलेज के माहौल में आ गया है या फिर ऐसा, यहाँ पर बिल्कुल एकदम अच्छा एनवायरनमेंट है, बिल्कुल पारिवारिक माहौल है। बिल्कुल बच्चा जो है 10 to 5 मतलब यही सिटिंग करता है, अगर नहीं है तो हम उसकी सारी जानकारी उनके पेरेंट्स को देते हैं। और इस तरीके का पूरा एकदम सिस्टमेटिक एनवायरनमेंट बना हुआ है, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हैं बच्चे, पूरी उनकी क्लासेस चलती हैं एवरी टाइम। और इस संस्थान के बारे में यही है मेन पॉइंट कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा एनवायरनमेंट के साथ में पढ़ाई करते हैं बच्चे, और ऐसे इंजीनियर्स या फिर ऐसे नागरिक प्रिपेयर करते हैं समाज के लिए, जो आगे समाज के विकास में भागीदारी निभाएं, एक अच्छे समाज का निर्माण करें। थैंक यू अमित सर, आपने मुझे मौका दिया कि मैं संस्थान। धन्यवाद सुषमा मैम। सुषमा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार तो बच्चे डिसिप्लिन से इतना परेशान हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि हम लंच बाद जाते हैं, घर पे फोन आ जाते हैं। तो ये इस तरह का, इस लेवल का डिसिप्लिन है कि सवेरे आया शाम को गया तो फोन जाएगा ही जाएगा। तो ये डिसिप्लिन की बात है। अब मैं नेक्स्ट मोहम्मद सिकंदर सर को आमंत्रित करूंगा। वो हमें बताएंगे कि विद्या भवन पॉलिटेक्निक परिसर में एक कोर्स और चलता है इंडस्ट्री ओरिएंटेड मैकाट्रॉनिक्स का कोर्स,
उसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी देंगे कि मेगाट्रॉनिक्स क्या है और किससे रिलेटेड है, इसके बारे में आप लोगों को अवगत कराएंगे। ओवर टू एमएस सर। धन्यवाद अमित जी। सभी पैनलिस्ट और स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज जो वेबिनार हमने आयोजित किया है उसके अंतर्गत मैं आप लोगों को ऑटोमेशन और मेकाट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहता हूं, जिसमें हमारे जो विद्याभवन पॉलिटेक्निक परिसर के अंदर गत 1 वर्ष से मेकाट्रॉनिक सेंटर कार्य चल रहा है, जिसमें हम छात्रों को मेकाट्रॉनिक्स फील्ड के अंदर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। मेकाट्रॉनिक्स एक नई शाखा है इंजीनियरिंग के अंदर, जिसके अंतर्गत मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, इन 3 शाखाओं का गठजोड़ है, जिसमें हम लोग सबसे पहले ऑटोमेशन की बात करें तो आज की जो इंडस्ट्री 4.0 जनरेशन जो है, इंडस्ट्री 4th जनरेशन में चल रही है, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी मशीनरीज जो हैं वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो कह सकते हैं हम, उस प्रिंसिपल पे वर्क कर रही है सारी मशीनरीज। उस प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें मेकाट्रॉनिक्स ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन करना पड़ता है, जिसमें हम सबसे पहले ऑटोमेशन लैब के अंदर न्यूमेटिक्स, हाइड्रोलिक्स, जितनी भी मशीनरीज हैं उनको किस तरीके से सेंसर्स के साथ में कनेक्ट करके और उनका डेटा हम कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पीएलसी पैनल्स जो प्रोग्रामिंग माइक्रो कंट्रोलर के अंतर्गत करके हम उस सेंसर्स के डेटा का इनपुट लेते हैं कंप्यूटर के अंदर और कुछ लॉजिकल डिजाइन करके उस इनपुट डेटा के थ्रू हम कुछ मशीनरीज फंक्शन करवाते हैं। तो ये ऑटोमेटिक फंक्शंस जो हैं वो इंडस्ट्री के अंदर जो बल्क प्रोडक्शंस होते हैं उन बल्क प्रोडक्शंस के अंदर काम करते हैं। सेकेंड हम बात करें तो दूसरी लैब्स हमारी इसमें आती है मेकाट्रॉनिक्स लैब, जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किटरी के बारे में और उनकी डिजाइन किस तरीके से होते हैं, वो सर्किट्स कैसे पावर सप्लाईज डिजाइन की जाती हैं, डिफरेंट मशीनरीज के लिए जो डिफरेंट पावर सप्लाईज या वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, उन पावर सप्लाईज को कैसे डिजाइन करना है, प्लस आप पीएलसी के अंदर किस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं, पीएलसी को किस तरीके से हम ड्राइव्स के साथ में कनेक्ट करके उसको ऑटोमेटिक फंक्शन करवा सकते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम आईओटी जो है इंटरनेट ऑफ थिंग, उस आईओटी के थ्रू हम मशीन के मूवमेंट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। हम हमारे मोबाइल के अंदर किस प्रकार से ऐप बना करके हम उस ऐप के थ्रू उस मशीन के फंक्शनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की बात की जाती है इसके अंतर्गत। और अभी जो लेटेस्ट इंडस्ट्री 4.0 जनरेशन जो चल रही है उसके अंतर्गत यही टेक्नोलॉजी सभी इंडस्ट्रीज के अंदर कार्यरत है। प्लस थर्ड जो इसमें लैब आती है, या थर्ड हम कह लें जो फंक्शनिंग है इसके अंदर, वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंतर्गत हम मैकेनिकल फंक्शंस ज्यादातर पढ़ते हैं, जिसमें हम सीएनसी, लैथ, ग्राइंडिंग मशीन, इन सब मशीनरीज के बारे में अध्ययन करते हैं। अब सीएनसी किस प्रकार से फंक्शन करता है, ये एक छात्र को जानना बहुत आवश्यक है। आज की जो इंडस्ट्री का युग है उसके अंदर सीएनसी का मेन रोल रहता है। सीएनसी कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल एक मशीन है जिसके अंदर हम कोड डाल करके कोई भी फंक्शन या कोई भी हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिक उस कोड के थ्रू वो फंक्शन हमें आउटपुट में प्रोवाइड हो जाता है। तो सीएनसी एक अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है जो इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। और इस सीएनसी का अध्ययन मैं नहीं जानता हूं कि ज्यादातर किसी कॉलेज के अंदर होता होगा। विद्याभवन पॉलिटेक्निक कॉलेज एकमात्र कॉलेज है जहां पर सीएनसी पर लाइव आप इस फंक्शंस को सीख सकते हैं। प्लस छात्र इन सभी लैब्स के अंदर जो अध्ययन करेंगे वो हर इंडस्ट्री के अंदर उनके लिए यूजफुल होगा।
और ज्यादातर जॉब्स जो हैं वो टेक्निकल आने वाले समय में इन्हीं बेसिस पर, इसी मैकाट्रॉनिक्स के प्रिंसिपल पर ही वर्क करने वाली हैं। और IoT या प्रोग्रामिंग की बात हम करें तो उस प्रोग्रामिंग को सीखना बच्चों के लिए एक अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि कोविड की अगर हम सिचुएशन देखें तो मैक्सिमम कंट्रोलिंग हम अगर घर बैठकर कर सकते हैं किसी मशीन की, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा। और इसी थीम को लेकर के विद्याभवन के अंदर जो मैकाट्रॉनिक सेंटर है, उस मैकाट्रॉनिक सेंटर के अंतर्गत हम सारी ये डिवाइसेस के बारे में और इनकी फंक्शनिंग, इनकी प्रोग्रामिंग, इनकी कंट्रोलिंग और इनके बारे में जितना भी डिटेल्स हैं, वो बॉश का जो करिकुलम है उसके अंतर्गत हम छात्रों को अध्ययन देते हैं। तो आई होप ये मैकाट्रॉनिक्स के बारे में आप लोगों को क्लियर होगा, और इसका जो भविष्य है मैकाट्रॉनिक्स ब्रांच का वो बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन के अंतर्गत अगर हम देखें तो कंट्रोलिंग मशीन्स की हमारे दूर से हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो यही हम आशा करते हैं कि छात्रों को मैकाट्रॉनिक्स के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा यूजफुल थिंग्स सीखने को मिले। तो मैं अमित सर से थैंक यू कहना चाहूंगा एक बार और कि मुझे। सिकंदर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पार्ट हूँ मैकाट्रॉनिक्स का, तो मैकाट्रॉनिक्स जो कोर्स है इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन के बीच में एक ब्रिज की तरह बिहेव करता है। बच्चा जब इंस्टीट्यूट से निकलता है तो इंडस्ट्री के बेसिक्स को, इंडस्ट्री में जो काम आने वाली मशीनरीज को है उनको बहुत अच्छे से यहाँ मैकाट्रॉनिक्स सेंटर में सीख पाता है। मैकाट्रॉनिक्स सेंटर में जो कोर्स चलाया जाता है वो बोस सर्टिफाइड है, बोस के द्वारा ट्रेनर्स आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अब मैं बात करूंगा PSRT रबर टेक्नोलॉजी के बारे में, और हमारे विद्याभवन के प्राचार्य डॉक्टर अनिल मेहता सर PSRT के बारे में आप लोगों को थोड़ा अवगत कराएंगे, ज्ञान देंगे। आपका धन्यवाद अमित जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए, बहुत अच्छा बताया सिकंदर जी ने भी कि विद्यावन एक ऐसा संस्थान है जहां इंडस्ट्री साथ मिलकर काम करती है, और साथ मिलकर काम करने का एक प्रत्यक्ष अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर एक जो भी बताया सरस्वती मैकाट्रॉनिक सेंटर भारत का एक अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जिसके अंदर आज की जो तकनीकी है, आज के समय की जो तकनीकी है उसका शिक्षण देते हैं। तो एक ये अवसर होता है जो विज्ञान पॉलिटेक्निक में पढ़ने आते हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग पढ़े, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ें, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़े, उनके बाद उसके साथ साथ वो कितना सीख सकते हैं। तो एक तो तरीका हुआ जो बड़ी अत्याधुनिक तकनीकी है मैकाट्रॉनिक्स। ये हमें खुशी की बात है कि बहुत बड़े उद्योगपति हैं श्री सलील सिंघल साहब, उनके ट्रस्ट ने इसको स्थापित किया, और इससे आप समझ सकते हैं कि ये इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करने वाला संस्थान है। दूसरा एक बहुत ही अच्छा जिसकी पूरे देश में और पूरी दुनिया में जरूरत है वो है रबर टेक्नोलॉजी। तो जब आप हमारे यहाँ शिक्षण करते हैं तो इसके बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ये जो मैकाट्रॉनिक्स बताया वो 6 महीने का कोर्स है, और ये जो रबर टेक्नोलॉजी का कोर्स है पॉलीमर साइंस एंड रबर टेक्नोलॉजी का, ये 1.5 साल का कोर्स है। और इस कोर्स की भी विशेषता ये है कि ये कोर्स को आप करते करते हुए IIT खड़गपुर का एक सेंटर है रबर टेक्नोलॉजी सेंटर, वो एक परीक्षा आयोजित करवाता है DIRI और PGDIRI। तो आप वो परीक्षा पास कर सकते हैं, तो आपको 2 डिग्री का इसमें फायदा हो जाता है। तो कुल मिलाकर एक बार जब विद्यार्थी प्रवेश कर ले तो वो पूर्ण रूप से ज्ञानवान बन जाए, हुनरवान बन जाए। इसकी सारी संभावनाएं विद्याभवन में आपके लिए अवेलेबल है। एक और बात जो मैं बताना चाह रहा था कि जिसके लिए बात की, दीपक जी ने भी बात की, प्रकाश सुंदरम जी ने भी बात की, और अमित जी ने भी कहा, और सुषमा जी ने भी कहा कि हाथ से काम करने का सामर्थ्य, और इसीलिए हमारे यहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलता है, जिसको हम CDTP स्कीम कहते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू पॉलिटेक्निक। तो आप यहाँ पढ़ेंगे तो बात अवसर है कि आप सुबह के 3 घंटे में या शाम के 3 घंटे में अगर आप चाहते हैं तो हाथ से काम करने की उसमें बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं जिनको आप सीख सकते हैं। और इन स्किल्स को सीखने से आपका जो आप पढ़ाई करते हैं उसका जो दीपक जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया था वैल्यू एडिशन, तो एक तरह का वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो सारे अवसर हैं। और अभी कोविड का रेफरेंस दिया था सिकंदर जी ने, तो विद्याभवन इतना विशाल कैंपस है, इतने बड़े यहाँ पे कक्ष हैं, इतनी बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज है, इतनी बड़ी लाइब्रेरीज हैं,
तो आपकी पूर्ण सुरक्षा के साथ, पूरी सहूलियत के साथ पूरी शिक्षा ऑफलाइन मोड में भी और ऑनलाइन मोड में भी अभिभावक जो हैं पूरी निश्चिंतता के साथ विद्यार्थी को भेज सकते हैं। इसके साथ साथ खेल और साहित्य और संगीत, इस तरह की सारी चीज़ें उपस्थित हैं। तो मैं ये अपील करूंगा आप सभी से कि सिर्फ पॉलिटेक्निक ही नहीं सोचिए, अगर आपको और भी कोई करियर सलाह चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीएसआरटी में पिछले 11 साल से देख रहा हूँ मैं कि हर बच्चा फाइनल ईयर जब एग्जाम देता है उससे पहले ही प्लेस्ड हो जाता है कहीं ना कहीं। तो 110% प्लेसमेंट भी है पीएसआरटी में। अब मैं आगे आमंत्रित करूंगा डॉक्टर दीपक गुप्ता सर को। डॉक्टर दीपक गुप्ता सर को पुनः आमंत्रित करूंगा कि अपना जो बच्चों का गाइडेंस वाला जो सेमिनार है उसको कंटिन्यू करें। डॉक्टर दीपक गुप्ता सर। हाँ, मैं विषय चयन के 10वीं के बाद ये बातें घर में स्टार्ट हो जाती हैं कि सब्जेक्ट कौन सा लें, साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, साइंस लें तो बायो लें, कॉमर्स मैथ्स लें, बायोलॉजी लें। और ये बातें स्टार्ट होना, स्कूल देखने जाना, कॉलेज देखने जाना, मैं समझता हूं होना चाहिए। जब हम एक एप्पल खरीदने जाते हैं उसको भी 3 जगह पलटकर देखते हैं, तो क्यों जब भविष्य की बात है तो मैं कैसे विश्वास कर लूं जो आज हम सब यहां कह रहे हैं। मैं बड़ा खुश होता हूं जब पेरेंट्स आते हैं और मुझे कहते हैं कि मुझे तो कॉलेज दिखाएं, मुझे तो हॉस्टल भी दिखाएं, मुझे तो वो कमरा भी दिखाएं जहां मेरा बच्चा सोएगा। तो मैं समझता हूं कि जागरूक पेरेंट हरदम अपने बच्चे के लिए कुछ बेहतर भविष्य लेकर उठता है। तो विषय के बारे में बातचीत हम करेंगे। हम यहां सब साइंस वाले लोग बैठे हैं तो हो सकता है हमारी बायसिंग थोड़ी साइंस के प्रति हो। साइंस से जरूरी नहीं है कि इंजीनियर डॉक्टर बने। मेरा यह मानना है कि विज्ञान विषय जब बच्चा 11th और 12th में करता है, भले उसके बाद, जैसे मेरा बच्चा, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस दूंगा ताकि कोई इसमें नहीं उठे। माय सन वाज एन एवरेज स्टूडेंट ऑफ 7 to 75% मार्क्स। मुझे बहुत स्पष्ट था कि उसका आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन शायद नहीं हो पाएगा। फिर भी 11th और 12th में उसने अपनी इच्छा से साइंस ली और मेरी इच्छा भी साइंस थी। और 11th और 12th के बाद वो बीबीए करने गया। तो मैंने आज उसकी परफॉर्मेंस और हार्डवर्किंग देखी कि 2 साल जो साइंस का विद्यार्थी एक हार्डवर्किंग बन जाता है और उसके बाद वो किसी भी विषय में जो उसकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है वो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। हाँ, जिसका लक्ष्य बहुत स्पष्ट हो कि मेरे को कॉमर्स के थ्रू चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कॉमर्स के थ्रू मुझे कुछ अच्छा करना है, आपको निश्चित तौर पे उसे संपूर्ण रिसर्च करके, मैं फिर कहूंगा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सफल हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिन्होंने कई बार प्रयास करने के बाद नहीं आया, उन सबसे मिलें, बातचीत करें, समय लें, 15 दिन इस रिसर्च को दें। सफल और असफल दोनों विद्यार्थियों, अभिभावकों से बातचीत करें। मैं समझता हूं आप ये सोचें कि हम यहाँ पर बैठे हैं और हम कोई लाइन बता देंगे जिससे आप या आपके बच्चे के लिए हमको डिसीजन यहाँ ही ले लेंगे, तो हम गलत मानते हैं। ऐसा होता तो शायद हम अपने बच्चों के लिए दुनिया की बेहतर चुन पाते। तो हमारे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है। जादू की छड़ी आपके हाथ में वो है रिसर्च करना। पूछें कौन सा विषय लेना है, सबसे पूछें, मिलें अपने विवेक से। कई जिन्हें ये कहते हैं कि सर कौन सी अच्छी रहेगी। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं बच्चों, हरदम आपको अगर एक ट्रेन में रिजर्वेशन कराना है 3rd क्लास में या 2nd क्लास में या स्लीपर क्लास में कराना है तो आपको 2 महीने पहले कराना है, एक लंबी ट्रेन है तो। पर आपको विमान में कराना है, साउथ एक विमान जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है, तो आपको 3 घंटे पहले भी रिजर्वेशन मिल जाएगा। याद रखिए, ऊपरी लेयर जहां
अच्छी नौकरियां हैं, वहां जगह हरदम खाली है। जितनी भी लड़ाइयां हैं वो नीचे के परफॉर्मेंस पे है। इसलिए याद रखिएगा, जिसमें भी आप बेहतर कर सकें, जिसमें भी आप टॉप पोजीशन बना सकें, याद रखना स्कूल के 3rd ग्रेड की शायद पद हर साल नहीं निकले, एलडीसी यूडीसी के पद शायद हर साल नहीं निकले, पर आईएएस के पद हर साल निकलते हैं। हर साल आईएएस की एंट्रेंस परीक्षा होती है, उसमें कोई नहीं बोलता कि कोर्ट से रोक लग गई, अब आईएएस की परीक्षा इस साल नहीं होगी, 3 साल में एक बार होगी, कोई नहीं बोलता। हर साल आईएएस की परीक्षा होती है। तो वही बात है कि ऊपरी सतह पर हरदम जगह बनी हुई है, तो हमको कोई सी भी लें, हमें वहां तक पहुंचना है। और उसके लिए एक चीज मैंने बताया, रास्ता इंटरेस्टिंग होना चाहिए। रास्ता इंटरेस्टिंग, जब मैं किसी डॉक्टर को सफेद कपड़ों में देखूं तो मैं उत्साही होना चाहिए उसका जॉब देखकर, समझ में आया? जब एक इंजीनियर को ग्रीस लगे हाथों से हेलमेट पहने देखूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, मैं उत्साही हो जाना चाहिए। तो वह भविष्य आपके लिए है, समझ में आया? ये नहीं उसमें पैसा ज्यादा है, यह नहीं कि उसका मान ज्यादा है, यह नहीं कि वो सरल है, यह नहीं कि वो मामा जी उस कॉलेज में है, ये नहीं कि मेरे बड़ा भाई उस कॉलेज में है, ये नहीं कि उस कोचिंग में चले जाएं, ये नहीं कि उस स्कूल में चले जाएं क्योंकि पड़ोसी जा रहा है उसके पीछे बैठ के मैं चले जाऊंगा तो मेरे रास्ते में ऑटो नहीं करना पड़ेगा। याद रखिएगा, जिंदगी में ये छोटे कारण बड़ी सफलता रोक लेंगे। तो याद रखिए, मुझे एक बात ख्याल आ रही है, अली बाबा का आपने नाम सुना होगा, जैक मा, बड़े अच्छे इंसान हैं। अली बाबा के जो फाउंडर हैं जैक मा, वो कहते हैं कि 19 से लेकर 20 वर्षों तक खूब पढ़ो। 19 से 22-23 तक हमारी पढ़ाई पूरी होती है, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। और उससे 20 से 30 साल की उम्र में छोटी छोटी नौकरी करो, समझ में आया? एक ऐसी जगह नौकरी करो जहां सपने पलते हों। आप एक बड़े सिस्टम का छोटा पार्ट मत बनो, आप एक छोटे सिस्टम का बड़ा पार्ट बनो। समझाता हूं, मैं एक इंजीनियर हूं और मारुति में मैंने नौकरी कर ली गुड़गांव में, तो मैं आज एक टायर टेस्टिंग पे लग गया। मैं अपनी पूरी जिंदगी में वो टायर टेस्ट करते रहूंगा, मेरा ज्ञान उस टायर के ऊपर ही गया। पर अगर मैं मारुति के उदयपुर के नवनीत मोटर्स के वर्कशॉप पे नौकरी करने लग गया तो गाड़ी का कार्ड भरने से लेके सफाई तक, ऑयल तक साफ करना, कभी कभी पंचर भी ठीक करने का ज्ञान जो मुझे मिलेगा। तो याद रखना, छोटे सिस्टम का बड़ा हिस्सा बने, बड़े सिस्टम का छोटा हिस्सा ना बने। 20 से 30 साल की उम्र में ऐसे काम करें। 30 से 40 साल की उम्र में खुद का काम करने की सोचें। 20 से 30 साल में एक और बात थी, हम में इतना दम होता है, हम गिरते हैं उठ जाते हैं, गिरते हैं उठ जाते हैं, बार बार में गिरो, क्योंकि हर गिरने पर एक चीज सीखेंगे। समझ में आया? याद रखो, पापा ने कितना ही थ्योरी में पढ़ा दूं कि 30 डिग्री पे पैडल मारो, 40 डिग्री न्यूटन फोर्स लगाओ, साइकिल चलाना पापा कितना ही ब्लैक बोर्ड पे सिखा दें, और जब पापा पीछे से साइकिल छोड़ते हैं, पहले कदम में बच्चा गिर जाता है। क्या पापा गलत थे? नहीं, वो सही पढ़ा रहे थे। याद रखना, साइकिल पे हाथ छोड़कर, दोनों हाथ छोड़कर चलाने और पापा के पीछे छोड़कर गिरने के बीच में एक शब्द आता है, वो है प्रैक्टिस। तो याद रखना, जिस किसी में आप में प्रैक्टिस, और याद रखना जो साइकिल पे, आपके घर परिवार में भी होगा, मेरी बहन भी है, कि पहली बार साइकिल से गिर गई, घुटने छिल गए और वो उठी नहीं कि मेरे से तो नहीं होता, वो आज तक साइकिल नहीं चला पाई। समझ में आया? याद रखना, जो साइकिल पे गिरकर घुटने छिलाएगा और वापस खड़ा होगा, बस वही सीखेगा। घुटने सबके छिलते हैं, आप ये मत, सबके न्यूमेरिकल नहीं होंगे, सबके सवाल नहीं होंगे, समझ में आया? पर जब जब आप घिर के उठने की कुफत रखोगे, आप सफल होंगे। तो जैक मा ने 20 to 30 में कहा कि बड़े संस्था के पार्ट नहीं, छोटी संस्था के पार्ट बनिए। 30 to 40 में खुद का काम कीजिए, जमकर काम कीजिए, और 40 से 50 साल की उम्र में जो आप काम कर रहे हैं उसके शिखर पर पहुंचते हैं, और आप अपना काम करते रहिए। और उसने एक और कहा कि 50 से 60 साल की उम्र में यंग जनरेशन पे बिलीव करो। समझ में आया? बिलीव ऑन यंग। तो मैं भी कुछ ऐसा ही करता हूं। अमित सर बैठे, सुषमा बैठी, मोहम्मद सर बैठे,
आरके बैठे, आरके मेरे से पढ़े हुए हैं, सुषमा पढ़ी हुई है। आई बिलीव ऑन ये सारी सेमिनार आंखें मीच कर ये यंग जनरेशन पे छोड़ दी और ये सफल आयोजन हो रहा है। तो बिलीव ऑन यंग जनरेशन। वैसे मैं 50 का नहीं हुआ, बट और 60 के बाद आप रेस्ट करिए। तो मेरे बच्चों 19 to 20 खूब पढ़ें, सॉरी 10 से 20 साल की उम्र में खूब पढ़ें और 20-30 साल में खूब ट्राई करें, खूब घिरें, खूब असफल हों। चिंता नहीं करनी है असफल होने। तो विषय वो चयन करें, रिसर्च से करें, सफल और असफल दोनों लोगों से मिलें, खूब बातचीत करें और वो रास्ता चुनें जिसके अंदर आप इंजॉय कर सकें। समझ में आया? हाउएवर एंट्रेंस आपको कहीं ना कहीं देना ही होगा। अगर मैं इंजीनियरिंग और मेडिकल की बात करूं तो 11वीं और 12वीं 2 वर्ष पढ़ने के बाद या तो जेई या नीट एंट्रेंस आपको फेस करना पड़ेगा। आप कॉमर्स ले लेते हैं तो भी आगे जाकर आपको एंट्रेंस एग्जाम फेस करने पड़ेंगे। आप इन सब से बच जाएं कि यार मैं तो साइंस भी नहीं लूं, मैं तो एंट्रेंस भी नहीं दूं, मैं तो बीएससी करने चले जाऊं, मैं तो बीए कर लूं, बीकॉम कर लूं, मेरे को तो एंट्रेंस देना ही नहीं है, डर लगता है क्योंकि तैयारी नहीं करता। तो बच्चों आगे जाके नौकरी के लिए, एलडीसी, यूडीसी के लिए, एक टीचर एलिजिबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। क्यों नहीं आज ही 11वीं 12वीं में जमकर तैयारी करो बच्चों। ये 2 वर्ष है। एक और बात बताना चाहूंगा, 11वीं रिस्क लेने का उम्र है। खूब रिस्क लो 11th में, क्योंकि 11th में बोर्ड नहीं है। खूब रिस्क लो, आईआईटी की तैयारी करो, नीट की करो, किसी की भी तैयारी करो। हो सकता है हम में पढ़ने की ललक लग जाए और वो अगर लगता है कि मैं 11th में इतनी मेहनत नहीं कर सकता तो 12th में फिर केवल बोर्ड की तैयारी करो। तो 11वीं में सभी बच्चों को मेरी तो राय है कि खूब रिस्क लो, खूब अच्छा कोर्स ज्वाइन करो, खूब मेहनत करो, क्योंकि 11वीं में गिरने की संभावना सबसे कम है। तो ये बातें जो मेरे को तात्कालीन तौर पे याद आ रही थी, अगर इसमें प्रकाश सुंदरम सर को जोड़ना चाहें तो प्रकाश जी प्लीज आप जोड़ें, आपके अनुभव मेरे से भी ज्यादा है, उसमें जोड़ें प्रकाश जी। वैसे तो दीपक जी आपने सब कंक्लूड कर दिया है, इंक्लूड भी कर दिया है। तो अगर आप कोई मुझे एक छोटा सा टॉपिक बताएं, शब्द बताएं, तो मैं उस पर 2-3 मिनट आराम से बोल पाऊंगा। कोई आपको लग रहा हो कि कोई आपसे तो कोई भी 1-2 शब्द भी कह दे तो मैं उस पर थोड़ा सा बोल पाऊंगा। मैं ऐसा करता हूं, जो गणित का डर है, 10वीं में गणित के छोटे सवाल नहीं होते हैं, प्रतिशत नहीं होते हैं, और वो बच्चा ये मान लेता है कि पूरे जीवन में अब वो तो विज्ञान नहीं ले पाएगा, पूरे जीवन भर साइंस नहीं कर पाएगा। तो मैं समझता हूं कि वो फेलियर से अगर आप उभार पाएंगे तो मैं समझता हूं इसमें जो पूरे राजस्थान से जो लोग जुड़े हुए सेमिनार में वो लाभ ले पाएंगे। प्लीज थैंक यू दीपक जी। बहुत सारे टीवियों में हमने ऐड देखा है, जहां डर है वहां जीत है। तो ये पूरे भारत में मैथ्स का जो फियर फोबिया है, वो पता नहीं पिछले कई सालों से फियर फोबिया चल रहा है कि यार मैथ्स बड़ी टिपिकल चीज है, मैथ्स के फॉर्मूले समझ में नहीं आते हैं। तो मेरा ऐसा अनुभव कहता है कि जब हम 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th स्कूलों में जब हम पढ़ते हैं, तब हमें मैथ्स की कोई नई मेथोडोलॉजी डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि वहां वो बच्चा सिर्फ सवाल, फॉर्मूला लिखना, सोल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, कर लेता, पर उसके पीछे जो लॉजिक्स है मैथ्स को सॉल्व करने के, वो मेथोडोलॉजी जो है वो मुझे लगता है स्कूलिंग टाइम से ही हमें अप्लाई करना चाहिए। उस पर कोई रिसर्च भी चल रही है और होनी भी चाहिए मैथ्स का। दूसरा, मैथ्स हमेशा से कहा है कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि a+b का होल स्क्वायर कर दिया तो a² + b² + 2ab कर दिया, नहीं। इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि a+b का होल स्क्वायर का क्या मीनिंग है। अगर हम उसको जीवन के तथ्यों से, मतलब हमारी डेली लाइफ से हम रिलेट कर लेंगे, जिस समय वो बच्चे को स्कूलिंग
टाइम पे हम ये सिखा दें कि भाई स्क्वायर का क्या जीवन के साथ रिलेट है, तो वो मैथ्स को भी आसानी से सीख पाएगा। अब आप देखो, जैसे कैसे मैंने कुछ साल पहले ही सीखा है, जैसे 9th और 10th में हम मैथ्स में टिक्नोमेट्री पढ़ते हैं, और टिक्नोमेट्री में हम साइन 0, साइन 30, साइन 45, आप सबको ध्यान है कि वो कैसे हम पढ़ते हैं। अगर मैं उसको अपने जीवन से कर लेता तो मुझे रटना नहीं पड़ता कि साइन 30 क्या होता है, कॉस 30 क्या होता है ना। अगर जितने भी पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, कभी आप कॉलेज विजिट करेंगे तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको बहुत सारी मैथ्स की टेक्निक, जैसे आप देखो ये मेरी उंगलियां हैं, मैं अपने टिक्नोमेट्री पूरे को, मतलब साइन 30, 40, क्योंकि हमारा इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक और साइंस जो है बीएससी वगैरह, वो सब इस टिक्नोमेट्री पर तो आधारित, मेनली आधारित रहता है। तो कुछ चीजें मैंने नेट से और कुछ सीखी कि भाई ये जैसे उंगलियां हैं, इस उंगलियों के खेल से मैं पूरी साइन थीटा, टेन थीटा निकाल लेता हूँ। इसका एक फॉर्मूला है, वो कभी आएंगे तो बताएंगे, अभी बता रहा हूँ कि जैसे अगर मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन की वैल्यू में आप फॉर्मूला देखो क्या है, अंडर रूट के अंदर अबाउ फिंगर एक नाम लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर अबाउ फिंगर, और नीचे 2 का डिवाइड कर देना। अगर आप बच्चे, कोई स्टूडेंट्स के पास कॉपी पेन है तो लिखे अंडर रूट और नीचे अबाउ फिंगर साइन थीटा के लिए, और कॉस थीटा के लिए वही फॉर्मूला, अंडर रूट बिलो फिंगर डिवाइड बाय 2। तो मैं आपको साइन 30, कॉस 40 की डायरेक्ट वैल्यू आ गई। एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे ये जो सबसे लास्ट उंगली है, ये मेरी 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 है, और मेरा ये अंगूठा 90 है। बस आपको ये समझ में आ गया, 0, 30, 45, 60, 90। अगर मैं सबसे नीचे साइन 0 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, क्या साइन 0 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मेरे इस उंगली के नीचे कितनी उंगलियां हैं, एक भी नहीं है, तो मैं अंडर रूट के अंदर 0 डिवाइड बाय 2, आंसर 0। अब आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे, मैं कोशिश कर रहा हूं। सेकंड उंगली देखो, ये 30 की है, तो ये 30 की, तो 30 वाली उंगली के नीचे कितनी उंगलियां है, 1, तो अंडर रूट के अंदर 1 लिखो डिवाइड बाय 2, तो 1/2 आंसर, यानी साइन 30 इक्वल टू 1/2। ऐसे बहुत सारे, दीपक जी और सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, ऐसे बहुत टेक्निक है। मैं कह रहा हूँ मैथ्स का फियर फोबिया दूर करने का है कि उसको मेरे जीवन के हर एक एक्टिविटीज के साथ रिलेट करना पड़ेगा। जैसे हम फिजिक्स में फोर्स को बहुत आसानी से रिलेट कर लेते हैं जीवन के साथ, कि भाई मैं किसी को धक्का लगाता हूं, किसी को खींचता हूं, तो बॉडी में मोशन हो सकता है। वैसे ही बहुत सारी जो मैथमेटिक्स है ना, अब 11th और 12th जो कर रहे होंगे, पेरेंट देख रहे होंगे, आज तक अधिकतर बच्चों ने पूरी इंटीग्रेशन कर ली, पूरी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, पर वो उसको जीवन के साथ कभी रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए इंटीग्रेशन का फोबिया रहता है, यार इसके सवाल कैसे होंगे, है ना। तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैथ्स के बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं जो आप जीवन के साथ अटैच करोगे ना मैथ्स को, तो मैथ्स का फियर फोबिया भी दूर होगा। लेकिन ये 10th और इनके बाद तो करें, लेकिन ये स्कूलिंग टाइम से ही हमें करना पड़ेगा दीपक जी एंड बाकी सब पैनलिस्ट एंड पेरेंट्स, स्टूडेंट, तब जाकर हम उस मैथ्स का फियर फोबिया कुछ दूर कर पाएंगे। थैंक यू अमित जी, दीपक जी। सुंदरम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैथ्स है उस पर थोड़ी अब मैं आमंत्रित करूंगा आरकेएम सर को। आरकेएम सर आप लोगों को सीडीडीपी जो एक्स्ट्रा कोर्स चलता है विद्या भवन में, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट और हैकाथन के बारे में बताएंगे, और हॉस्टल के बारे में भी बताएंगे कि क्या किस तरह की सुविधाएं हैं विद्या भवन में इन पर्टिकुलर कोर्सेज में। तो ओवर टू आरकेएम सर। आरकेएम सर। हेलो अमित सर का धन्यवाद, आपने मुझे हैंड ओवर किया। वैसे सारे एक्सपर्ट बता चुके हैं, कुछ टॉपिक्स मेरे मन में हैं, बताना चाहूँगा मैं। सीडीडीपी स्कीम प्रिंसिपल सर बता चुके हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू पॉलिटेक्निक। भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट है MHRD, उन्होंने एक स्कीम चला रखा है, ये है कि जो भी पॉलिटेक्निक है वो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विकास करें, उनको कुछ तकनीकी प्रशिक्षण दें, जैसे कि इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग, AC रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग, ये सब ट्रेनिंग देके उन लोगों को स्किल डेवलपमेंट करना है, और स्किल डेवलपमेंट के थ्रू वो लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। और CDP को नेशनल लेवल पे कई बार अवार्ड मिल चुके हैं, नाइटर के द्वारा 2 बार अवार्ड मिल चुके हैं।
ये हमारे लिए गौरव की बात है। और इसमें हमारे बच्चे कॉलेज स्टूडेंट्स भी जुड़ सकते हैं, फैकल्टी भी जुड़ के सीख सकते हैं, ऐसी स्कीम हमारे यहाँ अवेलेबल है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हॉस्टल की। विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है, अच्छी फैसिलिटी है, इन कैंपस में है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी फैकल्टी वहाँ पास में रहती है। अगर बच्चे को कुछ इश्यू आता है, दिक्कत आती है, तो हम हेल्प कर सकते हैं। और अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, जो बच्चे हॉस्टल में निकले हैं, वो टॉपर्स निकले हैं, वो आज भी हॉस्टल के दिनों को मिस करते हैं कि शायद विद्याभवन में हॉस्टल नहीं होता है तो आज हम इस MNC कंपनी में नहीं होते। वो उस हॉस्टल के दिनों को याद करते हुए हैं और अच्छी मेमोरीज बनाते हैं और अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। कोई भी पेरेंट्स स्टूडेंट्स कभी भी हॉस्टल को विजिट कर सकते हैं। सिंगल रूम भी है, डबल रूम भी है, और सारी फैसिलिटीज जो एक स्टूडेंट को रहने के लिए चाहिए वो अवेलेबल है यहाँ पे, कोई इशू नहीं है उसमें। और अगला टॉपिक है हमारा हैकेथॉन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा पिछले 2 सालों से स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन एक कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंदर जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो इन स्टूडेंट्स को टीम के रूप में दी जाती है। और ये स्टूडेंट्स टीम उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करके सॉफ्टवेयर या टेक्निकल सॉल्यूशन देते हैं और उसके आधार पे AICTE MHRD इनको अवार्ड करता है। मैं बताना चाहूँगा कि विद्याभवन पॉलिटेक्निक से 2 टीम गई थी लास्ट ईयर। उन्होंने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में जो भी इनको प्रॉब्लम दी गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील या रेलवे का जो उसका सोल्यूशन दिया था और उस प्राइज को वहाँ पे 2nd प्राइज मिला था। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन और जैसे प्रोग्राम्स में भी हमारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स की मेहनत का एक परिणाम है कि उन्होंने फैकल्टी के मार्गदर्शन में ये सब कुछ किया था। यहाँ से 2 टीम गई थी हमारे यहाँ से, कंप्यूटर साइंस और IT डिपार्टमेंट से। अब मैं बताना चाहूँगा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के बारे में। कोई बच्चा जब कॉलेज में एडमिशन लेता है तो वो ये जानना चाहता है मेरी नौकरी कहाँ लगेगी, मैं कहाँ मुझे नौकरी मिल सकती है और मेरा रोजगार क्या होगा, भविष्य क्या होगा। क्योंकि कोर्स का जो मेन टारगेट है कि मुझे एक रोजगार के लिए मैं सुटेबल हो जाऊँ। तो कुछ बताना चाहूँगा जो मेरे एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रीज के बारे में। अगर मैं सरकारी सेक्टर की बात करूं तो इंडियन रेलवे, इंडियन आर्मी, गेल इंडिया लिमिटेड, ONGC, DRDO, BHEL, NTPC, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, PWD डिपार्टमेंट, BSNL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये सारी मैंने कंपनियां कुछ बताई है, सारी कंपनियां बता नहीं पाऊंगा समय कम होने की वजह से। इनमें आए दिन वैकेंसी आती रहती है, डिप्लोमा DET लेते हैं और कंपटीशन एग्जाम होता है और कंपटीशन एग्जाम के थ्रू बच्चे जा सकते हैं। हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे BSNL में काम कर रहे हैं, BHEL में काम कर रहे हैं, DRDO में काम कर रहे हैं और ISRO में भी काम कर रहे हैं। तो ये बच्चों की मेहनत की बात है कि उन्होंने मेहनत करके एग्जाम फाइट किया। और इंडियन आर्मी में भी बच्चे ज्वाइन हमारे यहाँ से, वायुसेना में भी जाए हैं, इंडियन नेवी में भी गए हैं बच्चे। ये तो हुई गवर्नमेंट सेक्टर की बात। गवर्नमेंट सेक्टर उनके लिए जो बच्चे डिप्लोमा करने के बाद कुछ मेहनत करके साल 2 साल ड्रॉप करके कंपटीशन निकालना चाहते हैं या उनके पास समय है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपटीशन फाइट करने का समय नहीं होता है या पारिवारिक आर्थिक स्थिति उनको सपोर्ट नहीं करती, उनको जॉब करना पड़ता है। उनके लिए प्राइवेट सेक्टर में अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने नाम सुना होगा सिक्योमीटर्स लिमिटेड, वो भी उदयपुर में है। हर साल यहाँ से बच्चों को लेके जाती है। YMPL, यादव मेजरमेंट प्राइवेट लिमिटेड, पायोटेक उदयपुर, लिपि डाटा सिस्टम्स, टैमसन इंस्ट्रूमेंट्स, श्री सीमेंट, आदित्य बिरला ग्रुप, लाफार्ज सीमेंट, उदयपुर सीमेंट, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स, PI इंडस्ट्रीज, वॉलकैम, पायरोसेंस लिमिटेड, एक्यूरेट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज। ये कुछ कंपनीज नाम बताएं जहां हमारे बच्चे एनरोल्ड हैं एज ए सर्विस इंजीनियर के रूप में, मार्केटिंग इंजीनियर के रूप में, रिसर्च के रूप में। और हमेशा वहां से रिक्वायरमेंट आती रहती है कि हमें अच्छे बच्चे भेजिए और आपके यहाँ से बच्चे जो हम मिले हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और आगे काम करने के लिए हमें और प्रेरणा मिलती है। हम ही चाहते हैं जो भी बच्चा यहाँ आए वो कम से कम 3 साल बाद उसके हाथ में एक जॉब हो। क्योंकि जब भी कोई पेरेंट्स किसी बच्चे को गाड़ी बिठाता है तो इस उम्मीद के साथ विद्याभवन भेजता है वो कि 3 साल बाद ये बच्चा 10 से 15 हज़ार कमाने के लायक बने और हमारे फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करें। और यही काम हमारा विद्याभवन पॉलिटेक्निक कर रहा है और इसी पद पर हम अग्रसर हैं। तो बच्चे अगर इस बारे में और भी जानकारी चाहिए तो पॉलिटेक्निक कभी भी आ सकते हैं। मेरी बात को यहीं खत्म करता हूं मैं। अमित जी आप टेक ओवर करें। हेलो आरकेएम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सारे पैनलिस्ट का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक बच्चे का क्वेश्चन भी आया था कमेंट में कि पिछले 2 साल में सिविल इंजीनियरिंग में क्या प्लेसमेंट रहे हैं। नो डाउट अच्छा कॉलेज है। तो मैं दीपक सर या सुंदरम सर किसी एक से कहूँगा कि वो इसका थोड़ा सा बच्चे की क्वेरी को दूर कर देवे तो उसके लिए ठीक रहेगा। दीपक सर या सुंदरम सर। सुंदरम जी प्लीज आप।
सुंदरम सर। हाँ, तो दीपक स्वालका जी का मैं पढ़ रहा था, वो कह तो रहा है कि विद्या भवन पॉलिटेक्निक इज ए वेरी बेस्ट कॉलेज इन आवर साउदर्न रीजन और राजस्थान एंड सो। तो सिविल में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? तो मुझे लगता है कि वो या तो सिविल का स्टूडेंट है या फिर 10th के बाद अपने किसी छोटे भाई या किसी को भी सिविल के अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाह रहा है। तो हमारे यहाँ पर अच्छा दीपक ने और कुछ बच्चों ने सिविल के पढ़े होंगे, तो उनके कुछ टीचर्स के नाम भी लिखे, अच्छे अच्छे सर हैं। तो और ऑलरेडी सिविल में वैसे भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और सभी टीचर अच्छे हैं। तो देखो हमारे यहाँ पर जब बच्चा सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में पढ़ता है तो टीचर के गाइडेंस से हमारे यहाँ पे हर साल L&T जो कंपनी है, जिसकी पैकेज भी बहुत अच्छा है और रिनोड कंपनी है, उसमें प्रिपरेशन करने के सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में प्रिपेयर करते हैं, अपनी रेगुलर स्टडी के साथ साथ प्रिपरेशन करते हुए पिछले कई सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो L&T कंपनी में 1, 2, 3 बच्चे हमेशा सेलेक्ट हुए। उसके अलावा जब वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में होता है, टीचर के गाइडेंस से, जैसे अनिल सर भी, हमारे प्रिंसिपल सर भी सिविल से है, सब टीचर के गाइडेंस से बच्चा SSC JN इन PWD डिपार्टमेंट, इन हेल्थ इरिगेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो सिविल से रिलेटेड है, उन सब की प्रिपरेशन करता है। और डिप्लोमा होने के 1 या 2 साल बाद जब हमारे पास रिपोर्ट आती है कि बहुत सारे बच्चों ने तैयारी कर रहे हैं, देखो अमित सर, दीपक सर, अनिल सर सब कह रहे हैं हार्ड वर्क इज नेसेसरी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ते हुए मेहनत कर लेते हैं, और बहुत सारे बच्चों का डायरेक्ट से थर्ड ईयर का एग्जाम खत्म होती है, सिलेक्शन हो जाता है। कुछ बच्चे प्रिपरेशन के लिए कोई जयपुर चला जाता है, कुछ उसकी तैयारी करके SSC JN लेवल की बहुत सारे एग्जाम निकालता है गवर्नमेंट सेक्टर में। इसके अलावा उदयपुर में चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत अच्छा स्कोप है, तो अधिकतर बच्चे, वैसे उसमें बहुत सारे बच्चे तो बीटेक करने चले जाते हैं पॉलिटेक्निक के बाद, लेकिन कई बच्चे सिविल के जो आर्किटेक्चर डिजाइन साइड है या फिर कंस्ट्रक्शन साइड है, वहां पर बहुत सारी जो फर्म है, कंपनी से, उनके साथ जुड़कर अपना जॉब भी शुरू करते हैं और साथ साथ में पढ़ाई भी करते हैं। तो सिविल के बच्चों के लिए स्पेशली बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स हैं, और प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी के एग्जाम्स हैं। अगर आप सिविल के बच्चों में आर्किटेक्चर का करना चाहते हैं तो जयपुर का जैसे आयोजना है और बहुत सारे नाटा है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो दीपक जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कॉलेज आएंगे तो वी विल गिव स्पेशली फॉर यू एंड योर फैमिली टू गिव इलोबरेट मोर डिटेल्स अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन सिविल्स। इसी तरह से अब मैं जब आई गई है जॉब से रिलेटेड, हाँ प्लीज बोलिए अनिल जी। हाँ प्लीज। इंजीनियरिंग हो चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, बाकी जितने भी कोर्सेज हमारे यहाँ पे है, हम एक बात कहते हैं कि जो हमारे पास आकर हमारे सलाह अनुसार, हमारे मार्गदर्शन अनुसार, अभिभावकों की मदद से जो पढ़ाई करता है, उसके लिए रोजगार की कहीं कोई कमी नहीं है। हमारे पास, चूंकि हमने कहा कि हमारे पास उद्योग जगत, चाहे वो इंजीनियरिंग की रिलेटेड कंपनीज हो, फर्म्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसीज हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, इलेक्ट्रिकल की हो, कंप्यूटर साइंस की हो, इंडस्ट्री हमेशा कहती है कि हमें स्टूडेंट्स चाहिए और हमारे पास देने के लिए स्टूडेंट्स नहीं होते। तो जो भी बच्चा मेहनत करना चाहता है, अनुशासन में रहा है, जो समय की पालना करता है, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे अच्छे से सिखाते हैं वो उसने पूरे कर लिए हैं, जिसके हाथ में हुनर है, उसके लिए जॉब की कोई कमी नहीं। और आज तक का रिकॉर्ड है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़े हैं वो जीवन में कुछ न कुछ कर रहे हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की बात खास तौर से करेंगे तो आप चाहे यहाँ के नगर निगम में चले जाइए, UIT में चले जाइए, PWD में चले जाइए, PhD में चली जाइए, रिसोर्स डिपार्टमेंट में चली जाइए, हाउसिंग बोर्ड में चले जाइए, या फिर आसपास की जितनी भी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में चले जाइए, तो आपको वहाँ पर विद्या भवन पॉलिटेक्निक के इंजीनियरिंग से पास बच्चे आपको मिल जाएंगे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो दीपक जी ने कहा और सबने कहा कि सबसे बड़ी चीज है मेहनत करना। उस मेहनत को कराने के लिए, आपको उस तरह से तैयार करने के लिए विद्या भवन की पूरी फैकल्टी अवेलेबल है।
हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलते हैं तो जीवन में चाहे आप रोजगार करें या जो कहते भी हैं कि सबसे श्रेष्ठ कहते हैं कृषि कार्य, दूसरे नंबर पे क्या कहते हैं व्यवसाय। तो अगर आप हम आपको चाहिए कुछ अनुभव लेना चाहे तो उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो आप आइए, हम आपका और ज्यादा मार्गदर्शन। धन्यवाद सर। और मैं अंत में सभी पहले हाँ सर, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट्स नहीं है, प्लेसमेंट्स 110% मिलते हैं बच्चों को, और जो बच्चा फॉलो कर रहा है, रूल्स फॉलो कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, उसका प्लेसमेंट होना ही होना है, तय बात है। अब मैं सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद करना चाहूंगा। डॉक्टर दीपक सर, अनिल मेहता सर प्राचार्य हमारे, प्रकाश सुंदरम सर, आर.के. मेनेरिया सर, सुषमा मैम, सिकंदर सर भी हमारे साथ ऐड हुए थे कुछ समय के लिए। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकालकर बच्चों के भविष्य की चिंता कर बच्चों के लिए इतना अच्छा सेमिनार आयोजित किया। सुंदरम सर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर। अमित सर, फैकल्टीज के कुछ नंबर देना चाहे तो भी आप याद रखिएगा, है ना? यहीं पे अगर आप टाइप कर दें अनिल सर का, दीपक सर का या किसी का भी, तो बेटर रहेगा। जाके अगर कहीं फोन कॉल भी अगर कोई बाहर से हो और कॉल करके कोई इंक्वायरी करना चाहे। थैंक यू। चैट में सर। हाँ, तो ये जो लिंक है वो जो अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जब वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर और पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, तो वहां से आप अपनी क्वेरी को शांत भी कर सकते हैं और कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं फर्दर एडमिशन वगैरह के लिए। अब मैं सभी का धन्यवाद करूंगा और आप सभी व्यूअर्स का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय लगभग 1.5 आवर दिया, 2 आवर कंप्लीट होने वाले हैं। तो धन्यवाद सभी पैनलिस्ट और सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी और दीपक जी।